हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का जो न्यू बुक आया है विज्ञान का अन्वेषण। उसी का पहला चैप्टर है अन्वेषण, माध्यमिक विज्ञान के संसार में प्रवेश। इसका हम लोगों ने पिछले क्लास में 1 से 10 तक टोटल प्रश्न कर चुके हैं, प्रश्न उत्तर। आज हम लोग 11 से देखेंगे। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इस बुक में आप लोगों को प्रश्न और उत्तर या प्रश्न दिया हुआ नहीं मिलेगा, बुक को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट लगेगा या जहाँ से आप लोग को लगेगा कि हाँ यहाँ प्रश्न बन रहा है, फिर वहाँ से बनाना पड़ेगा। लेकिन ये सारा काम मैं कर दिया हूँ आप लोगों के लिए, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप इसे एक बार पूरे टोटल 35 है प्रश्न उत्तर, तो इसको देख लेते हैं, तो फिर पूरे चैप्टर आप लोगों के अंदर में है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वेलकम टू मुखिया जी स्टडी जोन। मुखिया जी स्टडी जोन में आपका स्वागत है और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्न 11 से। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न 11 में है क्या। यहाँ पे है गणित और विज्ञान, मैथमेटिक्स एंड साइंस, यानी ये टॉपिक है गणित और विज्ञान, तो इसका मतलब है गणित और विज्ञान को रिलेट करके ही प्रश्न बनेगा। प्रश्न 11 है, विज्ञान में गणित का क्या महत्व है? उत्तर, विज्ञान में गणित का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गणित की सहायता से वैज्ञानिक मापन, गणना, आंकड़ों का विश्लेषण तथा विभिन्न राशियों के बीच संबंधों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। गणित विज्ञान की भाषा के रूप में कार्य करता है। यानी ये जो क्वेश्चन है ना कि विज्ञान में गणित का क्या महत्व है, आप लोग अगर विज्ञान पढ़ते होंगे तो पता चल ही गया होगा कि गणित का कितना महत्व, बहुत महत्व है। यानी ऐसा भी हम कह सकते हैं कि बिना गणित का विज्ञान अधूरा है। ठीक है, पूर्ण नहीं है। हर पग पर साइंस को गणित चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चाहिए। तो गणित का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब गणित की सहायता से क्या होता है? वैज्ञानिक मापन होता है। ठीक है, गणना किया जाता है कोई भी डाटा को, आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है तथा विभिन्न राशियों के बीच संबंधों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं और तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से विज्ञान में गणित का बहुत ज़्यादा महत्व है और बोलता है कि गणित विज्ञान की भाषा के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब है प्रश्न 12, क्या विज्ञान केवल गणित पर आधारित है? तो उत्तर है नहीं, विज्ञान केवल गणित पर आधारित नहीं है। विज्ञान में अवलोकन, प्रयोग, तर्क, प्रमाण और निष्कर्ष भी समान रूप से आवश्यक है। गणित केवल वैज्ञानिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का माध्यम है। तो प्रश्न 2 में तुरंत पूछा क्या विज्ञान केवल गणित पर आधारित है? तो ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से गणित पर ही आधारित हो, विज्ञान में और भी बहुत कुछ है। ठीक है, हाँ ये है कि गणित के बिना अधूरा है। गणित के बिना विज्ञान में बहुत जगह है जहाँ पे गणित का जरूरत पड़ता है, कैलकुलेशन का जरूरत पड़ता है। तो ऐसा भी नहीं है कि विज्ञान जो है केवल गणित पर ही आधारित है। विज्ञान में जो है और भी चीजें हैं, जैसे अवलोकन, हम किसी भी चीज को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछते हैं ये कैसे हुआ, प्रयोग करते हैं, तर्क देते हैं, तर्क करते हैं, प्रमाण और निष्कर्ष भी निकालते हैं। जब चीज़ों का प्रमाण मिल जाता है तो फिर एक लास्ट में निष्कर्ष भी देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी इसमें आवश्यक है। गणित केवल वैज्ञानिक विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का माध्यम है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 13 की तरफ। प्रश्न 13 है, विज्ञान में SI मात्रकों का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर, SI मात्रकों का उपयोग इसीलिए किया जाता है ताकि पूरे विश्व में मापन का एक समान हो। देखो, विज्ञान में SI मात्रक का यूज किया जाता है। ठीक है, और वो इसीलिए ताकि ऐसा नहीं हो कि भारत में उसी चीज को किसी और पैमाने पर माप रहे हैं और दूसरे जगह किसी और पैमाने पर माप रहे हैं। ऐसे में जो है एक निश्चित डाटा जो है लोगों को समझने में दिक्कत हो जाएगा कि आखिर निश्चित क्या चीजें हैं। ठीक है,
तो इसीलिए बोलता है कि SI मात्रक का उपयोग किया जाता है। अब इसका लाभ क्या है, तो सभी देशों में एक समान मापन, सब देश में। अब यहाँ पर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो वही चीज़ अमेरिका में भी लागू होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो दूसरी जगह भी वही लागू होता है। तो यही चीज़ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है वैज्ञानिक परिणामों की तुलना आसान हो जाती है, भ्रम और त्रुटियां कम होती है, और इससे भ्रम और त्रुटियां कम होगा। ठीक है, व्यापार और अनुसंधान में सुविधा होती है, और व्यापार हो या अनुसंधान हो, रिसर्च हो, कहीं भी, तो इस सब में सुविधा होती है। जब एक ही चीज़ें होता है तो हमारे पास जो है, जो भी कैलकुलेशन का मामला हो, कुछ भी करने का, तो आसानी से हम कर लेते हैं। ठीक है, ये नहीं कि फिर यहाँ पे यहाँ के हिसाब से क्या होगा, फिर वहाँ के हिसाब से इतना हो रहा है, तो उसमें माथापच्ची ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब है प्रश्न 14, वायुयान ईंधन की गलत गणना से हमें क्या शिक्षा मिलती है। यह घटना बताती है कि गलत मात्रकों का उपयोग या प्रयोग बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है, इसीलिए विज्ञान और दैनिक जीवन में सही इकाइयों का प्रयोग करना आवश्यक है। यानी इसमें जो है बोल रहा है कि वायुयान ईंधन की गलत गणना से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो इससे यह शिक्षा मिलती है कि गलत मात्रकों का प्रयोग बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। ठीक है, अगर गलत चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे, गलत फहमी में रहेंगे, ठीक है, चीज़ों को सही तरह से मेजरमेंट नहीं करेंगे, तो वो बहुत बड़ी दुर्घटना का परिणाम ले सकता है या बन सकता है। ठीक है, प्रश्न 15 है, किलोग्राम का उपयोग सभी मापन कार्यों में क्यों किया जाता है। तो उत्तर, किलोग्राम द्रव्यमान की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है। इसके प्रयोग से सभी स्थानों पर समान और सही मापन संभव है तथा व्यापार और वैज्ञानिक कार्यों में विश्वसनीयता बनी रहती है। किलोग्राम का उपयोग सभी मापन कार्य में इसीलिए किया जाता है क्योंकि किलोग्राम नेट है, जितना यहाँ पे होगा भारत में उतना ही दूसरे देश में भी उसका नेट वजन होगा और तीसरे देश में भी, तो इसीलिए इसका उपयोग सभी जगह किया जाता है। ठीक है, अब किस पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे, नियम, सिद्धांत और मॉडल। ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न क्या है, प्रश्न 16 है, वैज्ञानिक नियम क्या है, साइंटिफिक लॉ। तो उत्तर है, वैज्ञानिक नियम वह कथन है जो प्रकृति में बार बार होने वाली घटनाओं का वर्णन करता है। नियम यह बताता है कि क्या होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि वह यह बताए कि ऐसा क्यों होता है। वैज्ञानिक नियम क्या है, तो वैज्ञानिक नियम वह कथन है जो प्रकृति में बार बार होने वाली घटनाओं का वर्णन करता है। यानी वैज्ञानिक नियम क्या है, तो जो चीजें बार बार हो रहा है उसी का वर्णन करता है। ठीक है, वैज्ञानिक नियम यही है। प्रश्न 17 है, वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है। तो उत्तर है, वैज्ञानिक सिद्धांत अनेक प्रमाणों, प्रयोगों और अवलोकनों के आधार पर विकसित किया गया ऐसा वैज्ञानिक विचार है जो किसी प्राकृतिक घटना की विस्तृत व्याख्या करता है। वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है, तो वैज्ञानिक सिद्धांत अनेक प्रमाणों, प्रयोगों और अवलोकनों के आधार पर विकसित किया गया ऐसा वैज्ञानिक विचार है जो किसी प्राकृतिक घटना की विस्तृत व्याख्या करता है। यानी सिद्धांत, थ्योरी, ठीक है, थ्योरी तो वही चीज़ होगा ना जो कई प्रमाण हो, प्रयोग किया गया हो, अवलोकन के आधार पर कुछ चीज़ें लिखा गया हो, ठीक है, कुछ चीज़ें बताया गया हो, ठीक है, और उसी के ऊपर एक व्याख्या किया गया हो कि ये चीज़ें ऐसे होता है। प्रश्न 18 है, वैज्ञानिक मॉडल का क्या महत्व है। तो उत्तर, वैज्ञानिक मॉडल कठिन विषयों को सरल रूप में समझने में सहायता करता है। वैज्ञानिक मॉडल क्या करता है, कठिन विषयों को सरल रूप में समझने में सहायता करता है। इसके माध्यम से किसी वस्तु, प्रक्रिया या घटना का अध्ययन आसानी से किया जाता है। देखो, मॉडल वही होता है, वैज्ञानिक मॉडल का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ बहुत विस्तार में है उसको आसान भाषा में, आसान तरीके से समझाया गया हो, उसको एक बार देख के लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक। अब है प्रश्न 19, पूर्वानुमान क्या है। तो उत्तर, पूर्वानुमान का अर्थ है उपलब्ध तथ्यों,
प्रमाणों तथा वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर भविष्य में होने वाली घटना का अनुमान लगाना। यानी पूरी तरह से पूर्वानुमान का मतलब घटना से पूर्व हम जो अनुमान लगाते हैं उसे ही पूर्वानुमान कहते हैं। ठीक है, अब है प्रश्न 20, विज्ञान में पूर्वानुमान क्यों आवश्यक है? उत्तर है, भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। विज्ञान में पूर्वानुमान क्यों आवश्यक है? ताकि भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, अनुमान लगाया जा सके। प्राकृतिक घटनाओं को समझने में सहायता मिलती है, वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोगी है, दैनिक जीवन में निर्णय लेने में मदद मिलती है। जब हम पूर्वानुमान लगाते हैं, ठीक है, यानी निश्चित आंकड़ों के साथ, ये नहीं कि कैसे भी पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग जो होता है वो वाला नहीं। पूर्वानुमान हम जब पहले से लगा के रखते हैं अपने डाटा के हिसाब से, जो उस पर हम काम किए हैं, चीज़ों को समझे हैं, चीज़ों को परखे हैं, उसके हिसाब से जब हम पूर्वानुमान लगाते हैं तो बहुत सारी गलतियां होने से बच जाता है। हमें क्या सुधार करना है ये हमें पता चल जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाता है। तो इसीलिए विज्ञान में पूर्वानुमान आवश्यक है। प्रश्न 21 है, उदाहरण 1.2, हम पूर्वानुमान किस प्रकार लगाएं से क्या सीख मिलती है? एक उदाहरण है 1.2, जब बुक पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा। उसमें बोलता है हम पूर्वानुमान किस प्रकार लगाएं, इससे क्या शिक्षा मिलती है? तो उत्तर है, यह उदाहरण बताता है कि सही पूर्वानुमान केवल वैज्ञानिक प्रमाणों, अवलोकनों और आंकड़ों के आधार पर ही लगाया जा सकता है, न कि अनुमान या अंधविश्वास के आधार पर। यानी इसमें जो उदाहरण 1.2 है उसमें हम पूर्वानुमान किस प्रकार लगाए हैं से बोल रहा है कि क्या सीख मिलती है। तो उत्तर में हम यही लिखेंगे कि उससे हमें यही सीख मिलती है कि पूर्वानुमान केवल वैज्ञानिक प्रमाण, अवलोकन और आंकड़ों के आधार पर ही लगाया जाता है। ठीक है, किस पर लगाया जाता है? वैज्ञानिक प्रमाण हो, अवलोकन किया गया हो, उसको गहराई से देखा गया हो, परखा गया हो, आंकड़ों और आंकड़े क्या बोलता है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम लगाते हैं, नहीं कि ऐसे ही अंधविश्वास के आधार पर या अनुमान ऐसे ही लगा दिए, तो ऐसे नहीं पूर्वानुमान लगाया जाता है। ठीक है, अब है प्रश्न 22, लेकिन इससे क्या है? पहले वैज्ञानिक सिद्धांतों की सीमाएं। तो इससे देखते हैं इस टॉपिक में क्या प्रश्न है। तो क्या प्रश्न 22 है, क्या वैज्ञानिक सिद्धांत हमेशा अंतिम सत्य होते हैं? तो उत्तर है नहीं, वैज्ञानिक सिद्धांत अंतिम सत्य नहीं होते। नए प्रमाण, नए प्रयोग और नई खोजों के आधार पर उनमें संशोधन और परिवर्तन किया जा सकता है। यही विज्ञान का सबसे बड़ी विशेषता है। ये बहुत बड़ी समझने वाली बात है क्या वैज्ञानिक सिद्धांत हमेशा अंतिम सत्य होते हैं? वैज्ञानिक सिद्धांत जो है ना वो अंतिम सत्य हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि समय के साथ उसमें बदलाव आता है और विकसित होता है। ठीक है, समय के साथ आज कुछ और था, कल कुछ और रहेगा। जैसे देखो, पहले चिट्ठी हम लोग भेजते थे, क्या आया? पोस्ट ऑफिस होता था, उसके बाद क्या हुआ कि चलो टेलीफोन आया, कि चलो ये जो है हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, बहुत आसान किया। तो विज्ञान को वहीं रुक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं रुका ना, वहीं अंतिम सत्य नहीं रहा। फोन पे रहता तो फोन पे वो जो टेलीफोन था तो उस पर ही रह जाता। लेकिन आज हमारे पास क्या क्या नहीं है, यानी हम जो है वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, SMS कर रहे हैं, वॉइस कॉलिंग कर रहे हैं और वो बहुत कुछ कर रहे हैं मोबाइल से। ठीक है, तो धीरे धीरे बदलाव आते रहता है। ठीक है, प्रश्न 23 है, विज्ञान में प्रमाण का क्या महत्व है? तो उत्तर, विज्ञान में किसी भी निष्कर्ष को स्वीकार करने से पहले उसके समर्थन में पर्याप्त प्रमाण होना आवश्यक है। बिना प्रमाण के किसी बात को वैज्ञानिक सत्य नहीं माना जाता। विज्ञान में, यानी प्रश्न में जो दिया गया है विज्ञान में प्रमाण का क्या महत्व है, तो बहुत महत्व है। बिना प्रमाण के आधार पर विज्ञान एक पग भी पांव आगे नहीं बढ़ाता है। ठीक है, यानी प्रमाण चाहिए, उसी पे बात करेगा। अब तुम विज्ञान को बोल दोगे कि भूत होता है, वो यकीन नहीं करेगा, दिखाना पड़ेगा तभी वो यकीन करेगा। ठीक है, अब है प्रश्न 24, उससे पहले जिज्ञासा मंथन है। तो प्रश्न 24 में क्या है? क्या ग्रहण के समय भोजन करना हानिकारक होता है? मनुष्य के मन में जिज्ञासा ऐसी ऐसी चीजें आती रहती है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न है। तो उत्तर
उत्तर है विज्ञान के अनुसार किसी भी बात को केवल परंपरा या मान्यता के आधार पर स्वीकार नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय भोजन हानिकारक है या नहीं, इसका निर्णय वैज्ञानिक प्रमाणों और परीक्षणों के आधार पर किया जाना चाहिए। तो देखो, बोलता है कि अब कोई सूर्य ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण लग रहा है, उस समय बहुत लोगों का मानना है कि भोजन नहीं करना चाहिए, ये हानिकारक होता है। तो अब तुम मुंह उठा के नहीं बोल सकते क्या कि समाज में लोग बोल रहा है कि हानिकारक होता है तो हानिकारक ही होता होगा, कुछ तो रीजन रहा होगा। पहले तुमको इसके बारे में सर्च करनी चाहिए, पता करनी चाहिए कि साइंस इस बात पे क्या बोलता है। क्या सही में ऐसा कुछ है भी कि लोग ऐसे ही इस मान्यताओं को मानते आ रहा है? ठीक है, तो पहले साइंस के आधार पर देख लो कि अगर सही में कुछ हानि हो रहा है तभी इस चीज़ को फॉलो करो, अन्यथा व्यर्थ है फालतू के अंधविश्वास में पड़ना। प्रश्न 25 देख लो, तुरंत आ गया क्या? विज्ञान अंधविश्वासों को कैसे दूर करता है? तो उत्तर है विज्ञान प्रत्येक बात की जांच, अवलोकन, प्रयोग और प्रमाणों के आधार पर करता है। इसीलिए यह अंधविश्वासों को दूर करके सही वैज्ञानिक सोच विकसित करता है। तो ये सही है, विज्ञान अंधविश्वास को दूर करता है, लेकिन कैसे करता है? तो जांच या अवलोकन के आधार पर, प्रयोग और प्रमाण के आधार पर। पहले जांच करता है, अवलोकन करता है, प्रयोग करता है, उसके आधार पर जो है अंधविश्वास को दूर करता है। ये नहीं कि कुछ भी मुंह उठा के बोल देगा। ये सही में विज्ञान के पास जो है ना हर चीज का उत्तर है। ठीक है, विज्ञान कभी भी अंधविश्वास में इंसान को नहीं रहने देगा, वो सही बताएगा। अगर वो सही है या गलत है वो परफेक्ट बताएगा, उसके पास प्रूफ रहता है। ठीक है, ये नहीं कि वो हवाबाजी करता है। समाज में बहुत चीज़ें हैं जो प्रथाएं बनी हुई है और उसको लोग सालों से मानते आ रहा है, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। अगर वो वैसा नहीं करेगा तो भी लाइफ में कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन लोग मानते आ रहा है। क्यों? क्योंकि अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। तो अंधविश्वास को दूर करता है विज्ञान। प्रश्न 26 है, अनुमान क्या है? तो उत्तर है अनुमान किसी वस्तु या मात्रा का लगभग सही मान ज्ञात करने की प्रक्रिया है। जब सटीक मापन आवश्यक न हो तब अनुमान का उपयोग किया जाता है। यानी अनुमान जो है ना किसी वस्तु या मात्रा का लगभग सही मान ज्ञात करने की प्रक्रिया है। देखो, बहुत जगह ऐसा होता है कि विज्ञान की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम अनुमान लगा लेते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। जैसे हमें विद्यालय जाना है, ठीक है, स्कूल जाना है, बादल छाया हुआ है और स्कूल बहुत नज़दीक में है। अब उस समय हम पूरी तरह से जांच पड़ताल नहीं करने लगे, पूरे मौसम विभाग को कॉल करके नहीं पूछेंगे कि बताइए बारिश होगी कि नहीं होगी, हमको विद्यालय जाना, मैं भीग ना जाऊं, मेरे पास छाता नहीं है, 5 मिनट के रास्ते पे है मान लो, तो हम नॉर्मली अनुमान लगा लेंगे कि हाँ इतने देर में बारिश होगा कि नहीं होगा, अपट से यहाँ से स्पीड में हम विद्यालय के लिए निकलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे समय के लिए हमें अनुमान लगा के आराम से काम चला लेते हैं। ठीक है, अब 10 लोग घर में आया है, कौन कितना खाएगा एक बार वर्बली पूछ लेते हैं कि ये अच्छा इतना रोटी खा लेगा, इतना रोटी खा लेगा। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं कि एक एस्टिमेट, ठीक है, लगा लेते हैं कि इतना हम बना लेते हैं, इतने से काम चल जाएगा। तो ये हुआ अनुमान। अब इस जगह हम नहीं विज्ञान को खोजने लगेंगे। ठीक है, प्रश्न 27 है, अनुमान लगाने के क्या लाभ है? तो उत्तर है समय की बचत होती है, दैनिक जीवन में त्वरित निर्णय लेने में सहायता मिलती है, वैज्ञानिक सोच विकसित होती है, वास्तविक मान का लगभग सही अंदाजा मिल जाता है। देखो, अनुमान भी लाइफ में बहुत जरूरी चीज है। हम हर जगह अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन बहुत जगह है हम अनुमान लगा के समय की बचत कर लेते हैं और अपने दैनिक जीवन में तुरंत का तुरंत निर्णय ले लेते हैं अनुमान लगा के कि हमें यहाँ पे ये करना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, और इससे जब हम ऐसे करते हैं तो हमें हमारे अंदर क्या होता है, वैज्ञानिक सोच विकसित होता है। ठीक है, अब प्रश्न 28 है, उदाहरण 1.3 हमें क्या सिखाता है? देखो, तो बुक में देखोगे कि उदाहरण है 1.3, तो बोलता है कि उसमें क्या सिखाता है। तो यह उदाहरण बताता है कि वैज्ञानिक उचित तर्क और उपलब्ध जानकारी के आधार पर अनुमान लगाते हैं। अनुमान पूरी तरह मनमाना नहीं होता,
बल्कि अनुभव और तथ्यों पर आधारित होता है। बोलता है कि उदाहरण 1.3 हमें सिखाता है कि वैज्ञानिक जो है उचित तर्क और उपलब्ध जानकारी के आधार पर अनुमान लगाते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखो। और ये जो अनुमान है पूरी तरह से अपना मनमानी नहीं होना चाहिए कि हम अपने हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसमें अनुभव और तथ्य जो हमारे पास डाटा है उसके आधार पर हम लगाते हैं। अब है पॉइंट सोच और बताइए, सोचिए और बताइए। प्रश्न 29 है, ऐसी कौन सी स्थिति है जहां अनुमान पर्याप्त है। बोलता है कि ये खुद से सोच के बताने के लिए है, आप लोग खुद भी सोचिए और बताइए क्या कि ऐसी कौन सी स्थिति, ऐसा कौन सा सिचुएशन हो सकता है लाइफ में जहां अनुमान पर्याप्त है, अनुमान लगा के हम काम चला सकते हैं। आप लोग खुद से भी ये सोच के लिख सकते हैं। उत्तर है कमरे में बैठे लोगों की संख्या का अनुमान। ठीक है, एक पेड़ की ऊंचाई का अनुमान, एक दिन में पानी की आवश्यकता का अनुमान, ये सब नॉर्मली हम अनुमान लगा के भी काम चला सकते हैं। प्रश्न 30 है, ऐसी कौन सी स्थिति है जहां सटीक मापन आवश्यक है, जहां पे सटीक मापन बहुत जरूरी है, अनुमान से काम नहीं चलेगा। तो दवा की मात्रा, अगर हम दवा की मात्रा ले रहे हैं तो उसमें पता होना चाहिए कि कितना लेना है कितना नहीं लेना है। अनुमान लगा के खा लेंगे तो और ज़्यादा ही बीमार पड़ जाएंगे। सोने चांदी की वजन, अनुमान से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। प्रयोगशाला में रसायनों की मापन और प्रयोगशाला में जो भी हम चीज़ें करते हैं उसमें जो है रासायनिक मापन जो है उसमें अनुमान से काम नहीं चलेगा। अब हमको पानी बनाना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेना है तो H2 और O, ये हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 ही लेना पड़ेगा तभी पानी बनेगा। ठीक है, भवन निर्माण का माप, अब घर बनाना है, अनुमान लगा के हम नहीं बना सकते, उसमें परफेक्ट हमको मापन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कि ज़मीन कितना है, कितना कितना साइज का रूम बनाना है, कितने बड़ा बाथरूम बनाना है, किचन बनाना है, सीढ़ी बनाना है, सारा चीज़ एग्जैक्ट रहना चाहिए लिखा हुआ। ठीक है, अब है विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, ये पॉइंट है विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न 31, कक्षा 10 के बाद विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो उत्तर है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान। ठीक है, तो 10वीं के बाद जो हम लोग जैसे अभी 10th तक एक ही बुक से काम चल जाता है, लेकिन बाद में हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस ये सब पढ़ना पड़ता है। अब पॉइंट क्या है, विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व, तो इसी से प्रश्न बना है। प्रश्न क्या है, विज्ञान, प्रश्न 32 है, विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोगी है। तो उत्तर, विज्ञान हमारे जीवन को सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाता है। यानी विज्ञान हमारे जीवन को सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाता है। उदाहरण, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, चिकित्सा, परिवहन, संचार, कृषि। यानी विज्ञान जो है ना हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित कर दिया और साथ ही सुविधाजनक भी हो गया है। ठीक है, अब देखो फ़ोन से हमारा लाइफ कितना आसान हो गया है, लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, मैसेज भेज पाते हैं, कोई पढ़ाई करनी है पढ़ाई कर लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, माइंड फ्रेश हो जाता है, मूवी देख लेते हैं। ठीक है, यानी कितना है, समय देख लेते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं, क्या क्या नहीं है, सब कुछ एक फ़ोन से हो जा रहा है। कंप्यूटर से कितना सारा काम हो रहा है, ऑफिस का, स्कूल का, बहुत सारी चीज़ें मैनेजमेंट इसी पे है। ठीक है, इंटरनेट नहीं ले रहेगा तो समझ लो कि पृथ्वी रुक ही जाएगी। ठीक है, अगर इंटरनेट नहीं रहे, बिजली नहीं रहे तो कहने का मतलब पृथ्वी आगे चलेगी, वो ज्यों का त्यों रुक जाएगा, प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं करेगा। अब चिकित्सा व्यवस्था में देखो विज्ञान कितना डेवलप किया है, कितना आसानी से बहुत सारी इलाज हो जा रहा है। आज से 80-90 साल पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, बहुत बीमारी का इलाज भी नहीं होता था। परिवहन देखो, विज्ञान की वजह से ही ना आज हवाई जहाज है, रेलगाड़ी है, नहीं तो कहाँ से होता, ट्रेन है। संचार और कृषि में देखो, तो ये सब विज्ञान के देन है, इसकी वजह से हमारा लाइफ बहुत आसान हो गया है। और बिजली है। ठीक है, चलो अब प्रश्न 33 है। प्रश्न 33 क्या है, तो प्रश्न 33 है, मास्क किस प्रकार कार्य करता है।
उत्तर, मास्क हवा में मौजूद धूल, सूक्ष्म कणों तथा कई प्रकार के रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को रोकने में सहायता करता है, इसीलिए यह स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उपयोगी है। मास्क जो हम पहनते हैं, अभी सबको याद होगा कोरोना वायरस जो आया था कोविड-19 2019 में, तो उस समय मास्क कितना महत्वपूर्ण था ना। अब मास्क क्या काम करता है तो आप लोग को पता है कि अगर धूल मिट्टी को भी रोकता है, जहाँ ज़्यादा धूल उड़ता है, जहाँ ज़्यादा धुआं है, जहाँ का वातावरण बहुत गंदा है, वायुमंडल, ठीक है, जहाँ पे हवा गंदा है, तो वहाँ पे लोग मास्क पहनता है ताकि गंदी हवा या गंदा जो धूल मिट्टी है हमारे नाक में नहीं जाए। सूक्ष्म कण और कई प्रकार के रोग फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव है उसको बाहर रोक लेता है, ठीक है, और ये हमारी स्वास्थ्य की सुरक्षा करता है, ठीक है। प्रश्न 34 है, विज्ञान हमें कैसी सोच विकसित करने के लिए प्रेरित करता है? तो उत्तर है, विज्ञान हमें जिज्ञासु बनने, प्रश्न पूछने, तर्क करने, प्रमाण खोजने, प्रयोग करने, सही निष्कर्ष निकालने तथा अंधविश्वासों से दूर रहने की प्रेरणा देता है। विज्ञान हमें कैसी सोच विकसित करने की प्रेरणा देता है? तो बहुत सारी, विज्ञान बहुत कुछ सोचने का प्रेरणा देता है, करने का प्रेरणा देता है। जैसे विज्ञान हर जगह काम करता है, ठीक है। कोई बच्चा है, देख रहा है कि मम्मी रोटी बना रही है, सब दिन रोटी बनाते हुए देख रहा है। एक दिन वो दिमाग में ये आया, क्या आया कि रोटी क्यों फूलता है, ये फूल कैसे जाता है रोटी, इसके पीछे साइंस क्या, यानी क्या हो सकता है कि रोटी फूल जाता है, ठीक है। अब वो बच्चा रोटी बनाने की कोशिश करता है एक दिन, और बच्चा से जो है रोटी नहीं फूलता है। मम्मी ऐसे कैसे बना लेती है कि रोटी फूल जाता है, हमसे नहीं फूल रहा है। तो उसके बारे में सोचता है, देखता है मम्मी क्या करती है। मम्मी क्या करती है कि रोटी जो है पहले तावा पे डालती है और फिर थोड़े ही देर में पलट देती है, यानी बहुत कम पकता है उसी समय पलट देती है। दूसरी बार पूरा पकने देती है और फिर पलटती है, तब फूलता है। इसके पीछे लॉजिक यही है कि पहली बार कम फूलने दिया और दूसरी बार पूरा कम पकने दिया और दूसरी बार पूरा पकने दिया और फिर पलट दिया। अब क्या हुआ कि दूसरी बार जो पूरा पक गया था वो तो ऊपर में भाग आ गया, और जो कम पका था नीचे में, अभी भी उसमें पानी की मात्रा है। अब वो पकने के दौरान पानी जो है भाप बन बन के उड़ रहा है। अब उड़ रहा है तो कहाँ भागेगा, क्योंकि ऊपर वाला परत जो है वो तो पक चुका है, वो पूरा बंद हो गया है, हवा भागने का जो है रास्ता ही नहीं छूटा है। तो हवा के प्रेशर की वजह से क्या होता है, रोटी बीच से फूल जाता है, हवा जो ऊपर प्रेशर देता है। तो बच्चा के दिमाग में ये चीज़ें आ पाता है, ठीक है। अध्याय का सारांश है अब लास्ट का पॉइंट। इससे रिलेटेड प्रश्न ये है कि इस अध्याय में हमें क्या सीख मिलती है, इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? तो उत्तर है, इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि विज्ञान केवल किताबों का विषय नहीं है, बल्कि सोचने, समझने, प्रश्न पूछने, प्रयोग करने और प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकालने का प्रक्रिया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं तथा जीव की समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। तो विज्ञान से हमें यही सीख मिलती है कि विज्ञान जो है यह केवल किताब का विषय नहीं है, ठीक है, बल्कि सोचने का, समझने का, प्रश्न पूछने का, ठीक है। बच्चा सोचेगा, समझेगा, चीज़ों को देखेगा, उसके बारे में प्रश्न पूछेगा, जिज्ञासा उत्पन्न होगा, फिर प्रश्न पूछता है, फिर उसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करता है, फिर एक निष्कर्ष निकालता है। तो ये सारी चीज़ें विज्ञान है, ठीक है, जिसमें हम एक ठोस पॉइंट पे पहुंच पाते हैं कि ये चीज़ें होता है तो इसीलिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर था खत्म होता है, और हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।